हेलो एवरीवन, मैं संग्राम पवार। आज कुछ अंतराल के बाद, रक्षाबंधन की छुट्टियों के बाद आज फिर हम मुलाकात कर रहे हैं और आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमुख मुद्दे पर हमारा आज डिस्कशन होने वाला है और ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होगा। एंड तक के ज़रूर देखिएगा। और अभी जो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही डिटेल व्यू में आप जो जान पाएंगे क्या है आदित्य L1 मिशन और इसकी संपूर्ण जानकारी क्यों भारत के लिए इम्पोर्टेंट है और L1 क्या चीज है। तो ये सारी डिटेल हम देखेंगे। और खास तौर पर कोई भी परीक्षा की तैयारी अगर कोई कर रहे हैं तो जैसे कि इसरो का इस वर्ष काफी सारे मिशन हो रहे हैं, आने वाले वर्ष में भी कई मिशन होने हैं। तो इसरो के रिस्पेक्ट में कोई भी चीजें अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक पर हम चलते हैं। तो आदित्य L1 मिशन, आदित्य जो है पर्यायवाची है सूर्य का, और आदित्य L1 मिशन जो है ये इसरो द्वारा किया जा रहा है। इसका लॉन्च होने वाला है 2 सितंबर 2023 को और सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च होने वाला है, श्रीहरिकोटा से। कल का समय है 11:50 AM को जो है ये लॉन्च होगा। तो ये ध्यान रखें, जरूर देखें, वीडियो लाइव प्रसारण होगा। तो देखते हैं क्या है ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो हमने ये देख ही लिया कि आदित्य L1 मिशन जो है कल लॉन्च होने वाला है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और 11:50 के समय सुबह जो है इसका लॉन्च होने वाला है। तो ये जानने के पहले, जैसे कि आप देखेंगे टाइटल में भी, तो सिर्फ हम आदित्य L1 ही नहीं, इसरो के बारे में भी कुछ जानकारी देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कोई भी परीक्षा में। तो जनरल इंफॉर्मेशन हम देखते हुए चलते हैं इसरो के बारे में भी, और उसके बाद हम आदित्य L1 मिशन के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो के तौर पर गठित होने के पहले वो एक संस्था के तौर पर गठित हुआ था जिसका नाम था इंको स्पार। तो इंको स्पार की स्थापना 1962 में की गई थी और इसको एनविजन किया था हमारे, जिनको हम कह सकते हैं कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन या स्पेस फील्ड के लिए जनक जो हैं विक्रम साराभाई ने इसको एनविजन किया था कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। भविष्य में 1969 15 अगस्त को जो है इसको इनको स्पार को नया नाम दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उसके लिए खास एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया। और वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत जो है 1972 में इसरो को रखा गया। तो इसरो की स्थापना कुछ इस प्रकार हुई। आगे हम देखते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। अब ये जो उसकी कुछ यूनिट्स हैं और इनके चेयरमैन कौन है, तो जरूर ध्यान रखेंगे S सोमनाथ जी इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष या चेयरमैन हैं। ये कुछ जो यूनिट्स हैं ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इससे डेफिनेटली इस साल कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि इसरो के लॉन्चिंग व्हीकल्स का निर्माण कहाँ होता है। तो इसरो के लॉन्चिंग व्हीकल का निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बेंगलुरु में होता है। लॉन्चिंग व्हीकल जैसे कि आपने सुने होंगे PSLV, GSLV। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे जो कि बात कर रहा है सैटेलाइट्स का डिजाइन कहां पर होता है। तो सैटेलाइट्स का डिजाइन UR राव सैटेलाइट सेंटर जो कि है आपका बेंगलुरु में। तो जो भी सैटेलाइट्स का डिजाइन है वो यहीं पर रेडी होता है। बाद में सैटेलाइट और आपका जो लॉन्च व्हीकल तैयार हो गया, इनको इंटीग्रेट कहाँ किया जाता है और इनको लॉन्च कहाँ किया जाता है। तो ये चीज की जाती है श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में, जो कि सतीश धवन के नाम से है। उसके बाद हम देखेंगे अगला, तो ये जो फ्यूल, अब हमने जब लिक्विड ये आपका लॉन्च व्हीकल बन गया और उसके साथ सैटेलाइट भी जब निर्मित हो गया, तो इनके लिए फ्यूल लगेगा। तो फ्यूल कैसा होगा, लिक्विड होगा, क्रायोजेनिक होगा। तो ये सब कहां पर रेडी हो रहा है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो कि है कहां, तो वलियामाला और बेंगलुरु, 2 जगह है। इसके बाद इसका जो भी कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग होगी, इसके लिए एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स में अगर कुछ काम होता है तो ये कहां पर होता है, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि है अहमदाबाद में। और लास्ट जो की बात कर रहे हैं क्या, रिमोट सेंसिंग और डेटा रिसेप्शन, जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है और डेटा रिसेप्शन और इंफॉर्मेशन को जो डिसेमिनेट करना है, जो उसको विस्तार करना है, वो सारी चीजें कहां से हो रही। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि है हैदराबाद में। तो आपको ये 5 सेंटर स्पेशली याद रखना है। फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूं
कि सैटेलाइट का निर्माण कहां पर हो रहा है, तो सैटेलाइट का निर्माण हो रहा है UR राव स्पेस सेंटर में। उसके बाद लॉन्चिंग व्हीकल का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि है बेंगलुरु में। उसके बाद लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम जिससे कि फ्यूल तैयार होगा वो कहाँ पर है, तो वलियामाला और बेंगलुरु में। इसके बाद हम देखेंगे कि लॉन्चिंग और साथ में दोनों को इंटीग्रेट, मतलब व्हीकल और रॉकेट को इंटीग्रेट कहाँ पर कर रहे हैं, तो ये श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर में सतीश धवन जिसका नाम है। और उसके बाद जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो भी सेंसर्स कम्युनिकेशन का, वो कहाँ पर हो रहा है, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि है अहमदाबाद में। और फाइनली जो भी इंफॉर्मेशन आ रही रिमोट सेंसिंग के द्वारा इसको प्रोसेस करने का काम कहाँ हो रहा है, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि है हैदराबाद में। तो ये पांचों यूनिट्स आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, आने वाले पेपर में आप जो है देख सकते हैं, इनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक, आगे वही चीज का हिंदी में भी अनुवाद लिखा है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और क्या है। अब आ जाते हैं, ये कुछ इसरो की जानकारी हो गई। अब आते हैं हम आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो आदित्य L1 मिशन जो है ये पहला मिशन होगा सूर्य के संबंध में इसरो के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है इसको जो भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट होगा उसको कहाँ, हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा, लैग्रेंज पॉइंट के पास। तो लैग्रेंज पॉइंट को ही हम क्या, जो लैग्रेंज पॉइंट L1, जो L1 है वहां पर रखा जाएगा। और ये पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर होगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है ये पृथ्वी से। तो ध्यान रखेंगे ये L1 पॉइंट क्या है, तो लैग्रेंज पॉइंट के ही कारण है। तो अब कंफ्यूजन होगा कि भाई ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है। हम जो है सैटेलाइट को डायरेक्ट सूर्य तक नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते, अगर सूर्य के पास भेजेंगे इतनी हीट है कि वो कोई भी वहां पर सैटेलाइट कार्य नहीं करेगा। लेकिन हमको सूर्य के बारे में जानकारी भी एकत्रित करना है, क्योंकि एक जो पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम है उसका प्रमुख स्टार या प्रमुख तारा सूर्य है। और सूर्य के आधार पर जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम टिका हुआ है, तो उसकी स्टडी, उसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो और अभी भी उसके बारे में हमको ज्यादा चीजें पता नहीं है, तो इसके लिए हम एक खास जगह तय कर रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं क्या, लैग्रेंज पॉइंट। तो आइए देखते हैं क्या होता है लैग्रेंज पॉइंट। तो मैप में ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें देखेंगे ये है पृथ्वी, यहाँ पे है बीच में सूर्य। अब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट दिख रहा है L1, ये कहलाता है लैग्रेंज पॉइंट। ये उसी का आप देखेंगे उसके जस्ट पीछे, पृथ्वी के जस्ट पीछे एक और पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट 2 कहलाता है। इसके सूर्य के ठीक पीछे एक पॉइंट है जिसको बोल रहे हैं L3 या लैग्रेंज पॉइंट 3। यहाँ पर L4 में और L5 में ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। तो यहाँ पर ये अब हम अपनी सैटेलाइट को जो प्लेस कर रहे हैं वो लैग्रेंज पॉइंट 1 में। तो अब L1 से अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि L1 क्या है। यहाँ पे हमारा सैटेलाइट प्लेस होगा जो कि सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा। तो लेकिन ये पॉइंट ऐसे क्या है, ये लैग्रेंज का मतलब क्या है, तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हु वाज लैग्रेंज एंड व्हाट इज लैग्रेंज पॉइंट। तो लैग्रेंज या जोसेफ लुइस लैग्रेंज जो है एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। इनने जो है कुछ पॉइंट बताए थे जो कि हम अगर दो बड़े मासेस के बीच में रख दिया जाए कोई तीसरी बॉडी को, तो वो दो बड़े मासेस के बीच में अगर तीसरी बॉडी रहेगी तो वो उसी प्लेस में जो है स्थिर रह जाएगी। तो जैसे कि आप डायग्राम में देखो, अगर हम यहाँ पर एक तीसरी बॉडी ये दो बड़े लार्ज मास के बीच में रखते हैं तो ये यहीं पर स्टिक रहेगी। पृथ्वी जब घूमते रहेगी तो ये पृथ्वी के साथ इसी प्लेस में जो है ग्रेविटेशनल पुल के कारण घूमते रहेगी। तो लैग्रेंज पॉइंट के में होता यह है कि दो जो बड़े मासेस हैं, जो बड़े मासेस हैं उनके ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल और साथ में जो तीसरी बॉडी है उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो है ये ऐसा हो जाता है कि ये वस्तु यहीं पर स्थिर हो जाती है और बिना ईंधन के, बिना फ्यूल के ये इसी के साथ इसी स्थान पर रहेगी और रोटेट करते रहेगी पूरे समय। तो यहां से जो है बिना डिस्टरबेंस के डायरेक्ट, बिना किसी सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण के डायरेक्ट नजर रखी जा सकती है किस पे, सूर्य के।
और साथ ही जो है ये इसी पोजीशन में है, तो कभी भी ये पृथ्वी के पीछे भी नहीं जाएगा या कहीं छुपेगा नहीं, या इसके बीच में कोई आएगा, तो कोई सारी चीजें जो है नहीं हो सकती और डायरेक्ट स्टडी की जा सकती है किसकी, सूर्य की। तो वही चीज बोल रहा है, तो लैग्रेंज पॉइंट आर पोजीशन इन स्पेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर सेंट देयर टेंड टू स्टे पुट, मतलब ये ऐसे बिंदु या स्थान हैं जहां भेजी गई वस्तु वहीं रुक जाती हैं। लैग्रेंज बिंदु पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु को उनके साथ चलने के लिए आवश्यक सेंट्रीपिटल बल देता है, बल के बराबर होता है। तो एट लैग्रेंज पॉइंट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस precisely equals to the centripetal force required for a small object to move with them। तो यहां पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स जो है दोनों का बराबर हो जा रहा है, और इसी के कारण जो है these points in space can be used by spacecraft to reduce fuel consumption needed to remain in that position। तो कम खपत, ईंधन की कम खपत में जो है उसी पोजीशन में रहकर जो है अध्ययन किया जा सकता है। तो भारत जो है इसलिए इस पोजीशन का चयन किया है भारत ने, जो कि पृथ्वी से लगभग, मैंने डिस्टेंस बताया 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, और अध्ययन कर सकेगा डायरेक्ट किसका, सूर्य का। तो ये आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 है। ठीक, आगे देखते हैं इसी में और क्या चीजें हैं। तो ये L1 पॉइंट जो है अर्थ और सन सिस्टम के, वही चीज मैंने बोला कि अनइंटरप्टेड तौर पर हम जो है इस पॉइंट से यूज कर सकते हैं। तो अब ये L1 में भारत प्रथम देश नहीं है जो L1 पॉइंट में अपना उपग्रह भेज रहा है। इसके पहले जो यूरोपियन यूनियन का एक सैटेलाइट है वो भेजा गया है, जिसको सोहो कहा जाता है, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो याद रखेंगे कि पहले भी भेजा जा चुका है, तो L1 में भारत दूसरा होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो डायग्राम में आप देखे थे L2 जो पोजीशन थी ये पृथ्वी के जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर आप सबने कभी नाम सुना होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये एक टेलीस्कोप है जिसको अंतरिक्ष में भेज दिया गया है, और ये अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की, दूसरे सोलर सिस्टम की, दूसरे गैलेक्सियों की, दूसरे प्लैनेट्स की जो है खोज कर रहा है। तो ये टेलीस्कोप को हमने खास तौर पर पृथ्वी के जस्ट पीछे तरफ रखा है, जिससे कि सूर्य की किरणें उस पर नहीं पड़ती हैं और वो आसानी से जो है खोज सकता है क्या, दूर दूर के ग्रहों को। तो ये लाइट से बचाने के लिए खास तौर पर L2 पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है, और वहां पर प्लेस किया गया है किसे, जेम्स वेब टेलीस्कोप को। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट का अलग महत्व है, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो L2 पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को प्लेस किया गया है। आगे देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं। तो वही मैंने बताया कि एक तो पहले हमने देख लिया ईंधन की बचत हो जा रही है, दूसरा मेजर एडवांटेज की कंटिन्यूअसली जो है सूर्य को देखा जा सकता है बिना किसी एक्लिप्स के, बिना किसी ग्रहण के, और इसके साथ जो हो जाएगा कि जो भी सोलर एक्टिविटी या स्पेस वेदर हो रहा है उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है। वास्तव में वहां कैसा वातावरण है ये सब की जानकारी रियल टाइम में की जा सकती है। अब ये आदित्य L1 मिशन जो जा रहा है ये वास्तव में स्टडी क्या करने वाला है। तो स्टडी ये करने वाला है, जैसे अगर हम सूर्य देखें तो सूर्य के बारे में हमारा जो ज्ञान है वो लिमिटेड है, और कभी आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि सूर्य की जो फ्लेयर्स हैं या उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें एक विस्फोट हुआ है, तो कई सारी जो है किरणें जो है सूर्य की तरफ से आ रही हैं, और जिसके कारण कम्युनिकेशन सिस्टम जो है खराब हो सकता है, ऐसी कई बार जानकारी आती है। तो ये सब चीज को मॉनिटर करने में जो है आसानी मिलेगी। तो आदित्य L1 जो है ये 7 पेलोड के साथ जा रहा है, इसमें टोटल 7 पेलोड हैं, और ये अध्ययन करने वाले हैं इन 3 सतहों का। तो अगर हम देखें इसकी टॉप की जो लेयर है तो उसमें अगर मैं 0 मान लूं सबसे नीचे की सतह को, अगर मैं 0 मान लूं ये नीचे की सतह को, तो उससे 250 माइल तक के रहता है, उसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। उसके ऊपर अगर बोलूं 250 माइल से 1300 माइल के बीच का जो प्लेस है उसको जब बोला जाता है क्रोमोस्फीयर, और क्रोमोस्फीयर के ऊपर बाद में जो भी क्षेत्र रहता है उसे कहा जाता है क्या, कोरोना।
है ना, ये सबसे बाहरी लेयर रहती है, और ये जो आपको दिख रही है ये जितनी भी उसकी वेव्स निकल रही है, ये सब कहाँ पर, तो कोरोना क्षेत्र में, आउटर स्पेस में जो दिखाई देती हैं। तो ये तीन का ही अध्ययन करने वाला है आदित्य L1। तो ध्यान रखेंगे, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और जो बाहरी परत है उसका अध्ययन करने वाला है। कैसे करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स के द्वारा जो है ये अध्ययन करेगा इस चीज का। तो ये ध्यान रखेंगे, ये तीन सतहों का ही जो है अध्ययन करने वाला है। 7 पेलोड मैंने कहा, तो ये 7 पेलोड में से जो 4 पेलोड है ये डायरेक्ट जो है पूरे टाइम गौर करेंगे किस पर, सूर्य के तरफ, और इन 4 जो 3 सतह या परतें बताया मैंने, लेयर्स बताई, उस पर ही ध्यान देगा, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और तीसरा जो कहा आपका कोरोना। और वहीं पर जो 3 बाकी के पेलोड हैं वो L1 पॉइंट पर ही मॉनिटर करेंगे कि वहां का वातावरण कैसा है। अगर सूर्य में कुछ चीज का इफेक्ट हो रहा है या सूर्य कोई चीज में इंपैक्ट दिख रहा है सूर्य का, तो उसका प्रभाव L1 पोजीशन में कैसा होगा। तो ये 3 पेलोड इस चीज का अध्ययन करेंगे और 4 पेलोड अध्ययन करेंगे कि इसका डायरेक्ट इन 3 लेयर्स का। तो उसी के चीज के बारे में इसमें लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं, इसके अलावा साथ में ये भी दिया है कि आदित्य L1 ये सारी चीज के बारे में भी अध्ययन करेगा। कोरोनल हीटिंग, जो कोरोनल सरफेस है वो क्यों गर्म हो रही है, कोरोनल मास इजैक्यूलेशन, जो मैंने बताया कि कई बार इजैक्यूलेशन होता है और जिसका इफेक्ट हमको जो है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में भी दिखाई देता है। उसके अलावा प्री फ्लेयर और पोस्ट फ्लेयर गतिविधियां, तो मतलब जब भी इजैक्यूलेशन या फ्लेयर होने वाला है उसके पहले क्या गतिविधि होगी, उसके बाद क्या होगा। उसके अलावा वहां का स्पेस का किस तरीके का वातावरण है, अंतरिक्ष का मौसम कैसा है, और साथ में जो है कण और क्षेत्रों के प्रसार आदि, प्रोपगेशन एंड ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स। तो ये सब चीज के बारे में भी जो है अध्ययन कर पाएगा क्या, आदित्य L1 मिशन इन पेलोड्स के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये अगर पूछ लिया जाए कि कौन से पेलोड हैं, तो ये 4 पेलोड हैं जो कि कार्य करेंगे किसमें, सूर्य के ओर अध्ययन करेंगे। रिमोट सेंसिंग पेलोड है, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, ठीक। उसके अलावा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप लगा है, एक सूट बोला जा रहा है इसे। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा है। इसके अलावा हाई एनर्जी L1 और ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये 4 जो हैं पेलोड लगे हैं जो अध्ययन करेंगे किसका, आपका सूर्य की सतह का, जो मैंने कहा। उसके बाद 3 पेलोड हैं जो कि अध्ययन करेंगे L1 का, तो इन सीतु पेलोड कहा जा रहा है इनको। तो ये क्या से कौन से हैं, तो आपका आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो भी पार्टिकल, सोलर पार्टिकल या कण निकल कर आ रहे हैं उनका अध्ययन करने के लिए। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, एडवांस ट्राई एक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। तो ये सारे अध्ययन करेंगे किसका, आपके इन सीटू मतलब L1 पॉइंट जो है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, आगे देखा जाए तो अब भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आदित्य L1 मिशन। तो भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है प्रभावित होता है जब भी ऐसे इजैक्यूलेशन होते हैं या जो भी सूर्य या सन की सरफेस पे जो भी गतिविधियां एक्टिविटीज होती हैं उससे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित होता है। और भारत जो एक अभी विकासशील देश है और जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी किस तरीके से रेडी होना है, ये सारी चीज़ों के लिए हमारे को इसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसके अलावा देखा जाए तो सन जो है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जो है प्रमुख तारा है, मेजर स्टार है, और इस प्रमुख तारे के आधार पर ही हमारा पूरा सोलर सिस्टम टिका है। और इस तारे के बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उसकी किस तरह लेयर है, कितना उसकी लाइफ है आगे, हालांकि वो सब प्रिडिक्ट हो चुका है लेकिन फिर भी और डिटेल में अध्ययन करना आवश्यक है। इसके बाद इंडिया का स्टेचर स्पेस फील्ड में ऑलरेडी बढ़ चुका है, ज़्यादा कम दामों में, ज़्यादा नहीं कम दामों में किस तरीके से स्पेस प्रोग्राम चलाया जा सकता है, इस पर जो है महारत हासिल है इसरो को। और ये अगर हो जाता है तो इस क्षेत्र में भी जो है दबदबा बढ़ जाएगा, भारत का कद और बढ़ जाएगा, और सन की एक्टिविटीज़ पर भी जो है अध्ययन होगा जो हमने पीछे भी देख लिए हैं। तो इन सारे कारणों से जो है सूर्य का
जो ये आदित्य L1 मिशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहा होगा। आपने शुरू से देखा, हमने इसरो के बारे में भी डिस्कस किया और साथ में हमने आदित्य L1 के बारे में भी डिस्कस किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। और साथ में हमारा ऐप है, अगर आपको स्पेसिफिकली CGPSC के कोर्स की तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, पेड टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, तो रजिस्टर करिए और आज ही जो है इसका फ़ायदा उठाइए। तो तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।